अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि न कलंजम भक्षयेत, ये जो वाक्य है ये निवर्तना का विधान किस प्रकार करते हैं, ठीक है, कैसे ये निवृत्ति की उत्पत्ति कराते हैं मनुष्य के अंदर, ठीक है। निषेध वाक्यों के द्वारा निवर्तना का प्रतिपादन जिस प्रकार से होता है उसका विवेचन अब यहाँ पर हम प्रारंभ करेंगे। कह रहे हैं कि ननु निषेध वाक्यस्य कथम निवर्तना प्रतिपादकत्वम इति चेत, कि ये बताइए कि निषेध वाक्यों के द्वारा निवर्तना का प्रतिपादन कैसे होता है। कथम इति चेत, कैसे निवर्तना की उत्पत्ति करा देते हैं निषेध वाक्य। तो इसके उत्तर में कहा जाता है उच्यते न तावत् अत्र धात्वर्थस्य नयर्थेन अन्वयः अव्यवधाने अपि तस्य प्रत्यार्थ भावनोपसर्जनत्वेन उपस्थिते है। मतलब यहाँ पर अभी तक जो हमने पढ़ा है उस सबको ध्यान में आपको रखना है कि जो भी हमने अभी विधि के बारे में, भावना के बारे में, भावना के 3 प्रकार के जो अंग थे, है ना, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता, शुरुआत में जिनके बारे में पढ़ा था, उन सबको यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, स्मरण में रखना है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर, यहाँ अत्र माने यहाँ पर न कलंजम भक्षयेत, इस विधि वाक्य में धात्वर्थस्य नयर्थेन अन्वयः न, ठीक है, मतलब धातु के अर्थ का नय के अर्थ के साथ अन्वय नहीं होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पूर्व पक्षी यहाँ पर कह सकता है कि विधि वाक्य तो वो होते हैं जो प्रवर्तित कराए, प्रवर्तित कराने वाले वाक्य को ही विधि वाक्य कहते हैं। और यदि विधि वाक्य ही हमें कहीं से निवर्तित कराने लग जाए, ठीक है, हमें वहाँ निवर्तना उत्पन्न कराने लग जाए या हमें किसी कार्य से निवृत्त करने लग जाए, तो फिर तो ऐसे विरोधी वाक्य हो जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, पता ही नहीं चल पाएगा कि विरोधी कि ये प्रवर्तित का होना है या निवृत्त होना है, ठीक है। मतलब पूर्व पक्षी यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि भक्षयेत जो पद है, ठीक है, न कलंजम भक्षयेत में जो भक्षयेत पद है उसके साथ जब न का अन्वय होगा तो अर्थ क्या निकलेगा, न भक्षयेत। इसका मतलब क्या निकलेगा, भक्षण का अभाव, ठीक है, भक्षण का अभाव, किसी भी चीज़ को खाने का अभाव, मतलब उस कलंज को खाने का अभाव। और ये अर्थ इसलिए निकलेगा क्योंकि नए जो है, न जो है, उस न का अर्थ होता है अभाव, ठीक है। तो न का अर्थ जब भक्ष धातु के साथ जुड़ेगा, अन्वय होगा, तो उसका अर्थ क्या निकलेगा भक्षयेत का, न भक्षयेत का, कि भक्षणा का अभाव, खाने का अभाव। जबकि त प्रत्यय जो होता है वो तो प्रवर्तना का बोधक होता है, प्रवृत्ति कराने का बोधक होता है। और जब वह प्रवृत्ति कराने का बोधक होता है और उससे इस तरह का न वाला भाव निकलेगा, अभाव वाला अर्थ निकल कर आएगा, तो वह ठीक नहीं है, वह गलत है। इसलिए आपका जो निषेध है ये नए अर्थ वाला, ये गलत है। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी इसका खंडन करता है, बोलता है कि आप नए का अर्थ अभाव ही क्यों ले रहे हो, नए का अर्थ यहाँ पर अभाव नहीं है, ठीक है। इसको अगले वाले पैराग्राफ में और अच्छी तरह से बताएगा कि न का अर्थ अभाव नहीं है, और भी उसका अर्थ होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि न का अर्थ यहाँ पर अभाव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर न का अन्वय धातु के अर्थ के साथ हो ही नहीं रहा है। मतलब न का अन्वय भक्षयेत पद के साथ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। न कलंजम भक्षयेत में न का अन्वय भक्षयेत पद के साथ हो ही नहीं रहा है। न तावत अत्र धात्वर्थ से नयर्थेन अन्वय है, क्योंकि धातु का अर्थ, धातु क्या है, भक्ष धातु है, भक्ष धातु के अर्थ के साथ नय का जो अभाव अर्थ आप ले रहे हो यह अन्वित हो ही नहीं रहा है, उनका अन्वय नहीं हो रहा है। अव्यवधाने अपि, अव्यवधान होने के बावजूद नहीं हो रहा है, मतलब एक साथ दोनों उपस्थित हैं, ठीक है। कलंजम न भक्षयेत यदि हम बोलें तो न और भक्षयेत एक साथ आ रहे हैं, ठीक है, उसके बावजूद न का अन्वय भक्ष धातु के साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि तस्य प्रत्ययार्थ भावना उपसर्जनत्वेन उपस्थिते है, क्योंकि त प्रत्यय का अर्थ जो है और उससे जो भावना निकल कर आ रही है वह गौण है, ठीक है, वह गौण रूप में वहाँ पर उपस्थित है, मुख्य रूप में उपस्थित वहाँ पर नहीं है। और जब भी कोई गौण रूप में, उपसर्जन रूप में वहाँ पर उपस्थित होता है तो उसका अन्वय उसी के साथ हो सकता है जिसके प्रति वह गौण हो रहा है, मतलब उसकी मुख्य क्रिया के प्रति ही वह अन्वित हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए हम इसको संख्या में डाल देते हैं, 1 2 3, यहाँ पर 2 को हम न शब्द मान लेते हैं और 3 को हम भक्षयेत पद मान लेते हैं, ठीक है। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहा है कि न भक्षयेत का मतलब हो जाएगा
कि आपको भक्षण का अभाव है, न का अर्थ अभाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्धांती यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आप 2 के साथ 3 का जो आप अन्वय कर रहे हैं ये हो ही नहीं सकता। मतलब न के साथ कलंजम का जो तुम अन्वय कर रहे हो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 3 जो है ये भक्षयेत जो है ये पहले से ही किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ गौण रूप में स्थित है। ये जो 3 है, मतलब ये जो भक्षयेत पद है, यह पहले ही किसी के गौण रूप में स्थित है, किसी के अंग रूप में वहाँ पर स्थित है। और क्योंकि ये पहले से ही किसी के साथ स्थित है तो ये तुम्हारे साथ किसी प्रकार का अन्वय नहीं कर सकता। इसका अन्वय होगा तो किसी चौथे के साथ होगा, किसी अन्य के साथ हो सकता है जिसके प्रति ये गौण है, ठीक है। ये सिद्धांती कह रहा है। अब इसको यहाँ पर समझते हैं। कह रहे कि न कलंजम भक्षयेत में उसने पूर्व पक्षी ने कहा कि न का अर्थ अभाव होता है, और न का जब अन्वय भक्षयेत पद के साथ होगा तो आपका अर्थ निकल कर आएगा भक्षण का अभाव, ठीक है, भक्षण खाने का अभाव। तो सिद्धांती ने कहा कि नहीं, इसका अर्थ आप अभाव मत लीजिए, और इसका इसलिए अर्थ मत लीजिए क्योंकि इनका अन्वय हो ही नहीं सकता, ठीक है। धातु के अर्थ के साथ, भक्ष धातु के अर्थ के साथ नए अर्थ का अन्वय हो ही नहीं सकता, अभाव अर्थ हो ही नहीं सकता, अव्यवधान होने पर भी नहीं हो सकता, साथ साथ उपस्थित है फिर भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि धातु का जो अर्थ है, ठीक है, और उस धातु के अर्थ से जो भावना उत्पन्न हो रही है वह किसी और भावना के प्रति गौण है। मतलब धातु के अर्थ से भावना उत्पन्न हो रही है आर्थी भावना, जो कि प्रवृत्त कराएगी, ठीक है, या निवृत्त कराएगी या प्रवृत्त कराएगी। तो प्रश्न ये उठता है कि वह किसके प्रति गौण हो रहा है, जिससे कि नौ के साथ उसका अन्वय नहीं हो सकता, ठीक है। जो आप बता रहे हो कि यह प्रत्यार्थ जो है, धात्वर्थ जो है पहले से ही गौण है, तो आप मुझे बताइए किसके प्रति वह गौण हो रहा है, किसके साथ उसका संबंध है, ठीक है। तो मीमांसक ये कहता है कि देखिए आप समझिए, तो शब्द जो है इसके 2 भाग हैं, एक भाग है लिंगत्व और एक है आख्यातत्व, ठीक है। आख्यातत्व जो है उसका मतलब क्या होता है? धातु का अर्थ, मतलब क्रिया, ठीक है। अब ये तो प्रत्यय जो है इससे ही क्या होती है? आर्थी भावना उत्पन्न होती है। और ये है लिंगत्व, लिंगा इससे क्या उत्पन्न होती है? शाब्दी भावना उत्पन्न होती है। अब ये देखिए यहाँ पर जो इस तो प्रत्यय से आर्थी भावना उत्पन्न हो रही है, इस आर्थी भावना का साधन क्या है? आख्यातत्व, ठीक है, वह भक्षण की क्रिया है। आख्यातत्व जो है वो साधन है आर्थी भावना के प्रति, और क्योंकि ये साधन है तो आर्थी भावना क्या साधन क्या होता है? गौण होता है, ठीक है। जिसका वह साधन होगा उसके प्रति वह गौण होता है, ठीक है। तो क्या करें? तो इसीलिए तो प्रत्यय से जो अर्थ निकल कर आ रहा है, आख्यातत्व अर्थ निकल कर आ रहा है, तो प्रत्यय के आख्यात अंश से जो अर्थ निकल कर आ रहा है वो आर्थी भावना के प्रति गौण है, इसीलिए उसका नौ के साथ अन्वय नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। तो पूर्व पक्ष ने कहा तो एक काम करो, आर्थी भावना के साथ अन्वय कर दो नौ का। तो उन्होंने कहा आर्थी भावना भी नहीं हो सकता, क्योंकि आर्थी भावना भी गौण है शाब्दी भावना के प्रति, ठीक है। शाब्दी भावना जो है ये प्रधान है। तो ये हो सकता है कि उस नय का अन्वय जो है उस शाब्दी भावना से तो हो जाए, शाब्दी भावना से नौ का अन्वय हो सकता है, मीमांसक कहता है। लेकिन ये जो आख्यातत्व अंश से अर्थ निकल कर आ रहा है उससे नौ का अन्वय नहीं हो सकता। इसीलिए आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अर्थ अभाव निकल कर आ रहा है वो गलत है, ठीक है। अब इसको समझते हैं अच्छी तरह से क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि क्योंकि प्रत्यार्थ जो है वो भावना के प्रति, आर्थी भावना के प्रति, जो आख्यात अंश से जो प्रत्यय का अर्थ निकल कर आ रहा है तो प्रत्यय का, वह आर्थी भावना के प्रति उपसर्जनीभूत है, गौण है, गौण रूप में उपस्थित है। इसलिए यह नियम भी है कि जो उपसर्जन भूत एक बार किसी के प्रति हो जाता है, एक बार गौण किसी के प्रति वह हो जाता है, तो उसके बाद वो किसी दूसरे के प्रति वह अन्वित नहीं हो सकता, किसी दूसरे के प्रति वो अपना अन्वय स्थापित नहीं कर सकता, उसके साथ अन्वित नहीं हो सकता। उसी तरह अन्वित नहीं हो सकता जैसे कि राजपुरुषम आना, यह एक पद है, ठीक है। यदि ऐसा हो जाता कि एक वाक्य जो है, एक शब्द जो है किसी के प्रति गौण हो गई है और वो किसी दूसरे के प्रति भी यदि वह गौण होने लगे, दूसरे के साथ भी अपना अन्वय स्थापित करने लगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इससे क्या होगा? राजपुरुषम आना, ये जो पद है इसमें राजा जो है वो गौण है पुरुष के प्रति, पुरुष का आने के साथ अन्वय है, लेकिन राजा का अन्वय आने के साथ नहीं है। यदि हम इस चीज़ को नहीं मानेंगे तो पुरुष का भी आगमन होगा और राजा का भी आगमन होने लग जाएगा,
ठीक है। राजपुरुषम आने का मतलब ये हो जाएगा कि राजा भी आए और पुरुष भी आए, राजा भी आ रहा है और पुरुष भी आ रहा है, ठीक है। तो ये अर्थ गलत हो जाएगा और ऐसा होता नहीं है। राजपुरुषम आने से हम पुरुष को ही लेते हैं, राजा जो है वो पुरुष के प्रति गौण होता है, पुरुष के साथ राजा का अन्वय हो सकता है लेकिन आने के साथ राजा का अन्वय नहीं हो सकता। और यदि हम इस संबंध को नहीं मानेंगे तो राजा का भी आक्षेप वहाँ पर होने लग जाएगा। इत्यादवपि राज्ञ क्रियाया अनुपत्ति, राजा का भी क्रिया के साथ अन्वय होने लगेगा, ठीक है। राजा भी क्रिया के साथ अन्वित होने लगेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रत्ययार्थस्यैव नयर्थेन अन्वय, कि प्रत्यय के अर्थ के साथ नय का अन्वय हो सकता है। और तत्रापि वहाँ पर भी न आख्यात अंशेन वाच्यार्थ भावनाया, आख्यात अंश से जो अर्थ निकल कर आ रहा है आर्थी भावना का, उसके साथ अन्वय नहीं हो सकता, बल्कि तस्या लिंग अंशवाच्य प्रवर्तन उपसर्जनत्वेन उपस्थिति, लिंग अंश से, लिंगत्व अंश से जो वाच्य निकल कर आ रहा है शाब्दी भावना का, उस शाब्दी भावना के प्रति अन्वय इसका हो सकता है, क्योंकि वह जो आर्थी भावना है वह लिंग अंशवाच्य प्रवर्तन उपसर्जनत्वेन उपस्थित है, वह लिंग अंश से वाच्य जो शाब्दी भावना है उसके प्रति क्या है, उपसर्जनीभूत है, गौण रूप में वहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसलिए क्योंकि वह पहले ही लिंग अंश के साथ गौण रूप में स्थित है, लिंग अंश के गौण रूप में वहाँ पर स्थित है, उससे कमतर के रूप में वहाँ पर स्थित है, इसलिए उसका अन्वय न के साथ नहीं हो सकता। इसीलिए निगंश वाच्य शब्द भावना, लिंग अंश से वाच्य जो शाब्दी भावना है उस भावना का शाब्दी भावना के साथ ही उस नय का अन्वय हो सकता है, क्योंकि वह शाब्दी भावना ही सर्वापेक्षया प्रधानत्वात्, सभी की अपेक्षा प्रधान है, आर्थी भावना की अपेक्षा, ठीक है, धात्वर्थ की अपेक्षा, सब की अपेक्षा जो है, सब के मुकाबले में शाब्दी भावना जो है वो सबसे प्रधान है, सबसे मुख्य है। इसीलिए नय का अन्वय उस शाब्दी भावना के साथ होगा, न कि यहाँ पर जो त अंश से, आख्यातत्व अंश से जो आर्थी भावना निकल कर आ रही है उसके साथ अन्वय नहीं होगा, इसलिए इसका अर्थ यहाँ पर अभाव रूप में नहीं निकलेगा। अब यहाँ तक मीमांसक ने ये बताया कि नय का अन्वय, ठीक है, नयर्थ जो है मतलब न का जो अभाव अर्थ आप ले रहे थे उसका अन्वय शाब्दी भावना से होना चाहिए, ये बताया है अभी तक, ठीक है। अब आगे वह ये बताएगा कि न का अर्थ सभी जगह अभाव ही नहीं होता, बल्कि कहीं कहीं पर इसका अर्थ विरोधी भी होता है, ठीक है। और जो आप यहाँ पर बोल रहे हो यहाँ पर अभाव अर्थ नहीं है बल्कि विरोधी अर्थ है, इस बात को अब वो आगे अच्छी तरह से बताएगा और इस तरह से पूर्व पक्ष का खंडन यहाँ पर मीमांसक करेगा। तो अभी तक हमने ये जाना था कि जो नय का अर्थ है मीमांसकों के अनुसार वह धातु के अर्थ के साथ उसका अन्वय नहीं होता, बल्कि प्रत्यय के अर्थ के साथ उसका अन्वय होता है, ठीक है। धातु के साथ यदि उसका अन्वय होगा तो पूर्व पक्षी के अनुसार वो अभाव अर्थ में ले लिया जाएगा, और अभाव अर्थ में ले लिया जाएगा तो फिर वो वहाँ पर सम्यक प्रतीत नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन मीमांसकों ने बताया पहली बात तो ये कि न का अर्थ केवल अभाव ही नहीं होता है, और ये भी बताया कि यहाँ पर जो है आप जो कर रहे हैं न का अन्वय धातु के अर्थ के साथ, भक्ष धातु के अर्थ के साथ, वह नहीं होगा, बल्कि भक्षयेत में जो त है उस त के जो आख्यात अंश से उत्पन्न हो रही है आर्थी भावना, और आर्थी भावना गौण है जिसके प्रति वो है शाब्दी भावना, तो उस शाब्दी भावना के साथ न का अन्वय होगा, ठीक है। मतलब प्रत्यय के अर्थ के साथ जो है न का अन्वय होगा और धातु के अर्थ के साथ न का अन्वय वहाँ पर नहीं हो रहा है। और अब यहाँ पर बता रहे हैं कि न का अर्थ केवल अभाव ही नहीं होता, बल्कि आप ये जानकर चलिए कि न के अन्य भी अर्थ होते हैं। उनमें से ही एक अर्थ के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे हैं नयश्चैष स्वभावो यत् स्वसम अभिव्याहृत पदार्थ विरोधी बोधकत्वम, ठीक है। नय जो है एक समास है, ठीक है, नय तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो वहाँ पर नए तत्पुरुष समास जो है अभाव के बारे में बताता है एक तरह से, या फिर विरोधी चीज को बताते हैं कि जैसे वहाँ पर है न ब्राह्मण है अब्राह्मण है, ठीक है, जो ब्राह्मण नहीं है वो अब्राह्मण है, इस तरह से न विद्या अविद्या, ठीक है। तो वहाँ पर कहीं पर इसको अभाव के अर्थ में ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर इसलिए यहाँ पर न शब्द को नय से यहाँ पर बताया गया है, और इसलिए नय कहा जाए या न कहा जाए वो एक ही बात है, ठीक है। न कलंजम भक्षयेत में जो न पद है उसका मतलब ये कह रहे हैं कि न पद का स्वभाव ये होता है कि स्वसम अभिव्याहृत पदार्थ, कि अपने साथ
उच्चारित किए गए जो दूसरा पदार्थ है, जो दूसरा पद है, ठीक है, न के साथ जिस दूसरे पद का उच्चारण हुआ है वह उस पद के विरोधी अर्थ का भी बोधक होता है। न शब्द का अर्थ केवल अभाव ही नहीं होता बल्कि उसका अर्थ विरोध भी होता है। कभी कभी वह अपने साथ उच्चरित पदों का विरोध के रूप में भी अर्थ करता है, ठीक है, विरोध के अर्थ में भी वहाँ पर उनके साथ अन्वित होता है। अब यहाँ पर जो उदाहरण इन्होंने दिया, कह रहे हैं यथा घटो नास्ति, ये जो वाक्य इन्होंने कहा, इत्यादो, इस वाक्य में या इस तरह के अन्य वाक्यों में भी अस्ति ये जो पद है, इति शब्द इति शब्द समभिव्याहृतो नय घट सत्व विरोधी घटा सत्वम गमयति, ठीक है। घटो नास्ति में जो अस्ति पद है ये क्रिया है, और अस्ति पद किसको बताता है? सत्ता को बताता है। और ये अस्ति पद किसके साथ प्रयोग किया गया है? न के साथ, न प्लस अस्ति नास्ति, ठीक है। इति शब्द, ये जो अस्ति शब्द है ये समभिव्याहृत मतलब प्रयुक्त हुआ है किसके साथ? नए के साथ, न के साथ, ठीक है। और इस तरह से ये घट के अभाव को नहीं बता रहा बल्कि घट सत्व विरोधी, ठीक है, घट के सत्ता के विरोधी घट असत्व को यहाँ पर बता रहा है। अब सत्ता क्या होती है? जो भी पदार्थ हमें दिख रहा है, ठीक है, जिस पदार्थ का भाव भू सत्तायाम, जो भी पदार्थ हमें दिख रहा है, ठीक है, जो भी पदार्थ है उसकी सत्ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमें अगर घड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब उसकी सत्ता है, ठीक है। किताब हमें दिख रही है तो किताब की सत्ता है, ठीक है। सत्ता का मतलब उसका भाव है, वो विद्यमान है वो वस्तु, ठीक है। अब जब हम कहते हैं कि घटो नास्ति तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि घड़े का अभाव है, ठीक है। यदि अस्ति पद जो कि सत्ता को बताता है उसके साथ यदि न का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घड़े का अभाव है, बल्कि वो तो ये बता रहा है कि यहाँ पर घड़ा नहीं है। घड़े के सत्ता के विरोधी, सत्ता का विरोधी क्या होगा? असत्ता, ठीक है। सत्ता की विरोधी क्या होगी? असत्व। सत्व माने सत्ता, और सत्व का विरोधी क्या होगा? असत्व। तो घड़े के असत्व को बता रहा है, घड़े की सत्ता न होने को यहाँ पर बता रहा है। ये नहीं बता रहा कि घड़े का अभाव है। अभाव का मतलब यदि घड़े का अभाव होता तो अभाव त्रिकाला भाव भी होता है, तो हमेशा ही क्या उसका अभाव है? नहीं। ये हो सकता है कि यहाँ पर अभी घड़ा नहीं है, अभी हम उसको लाएंगे, हमको यहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर घड़े की सत्ता नहीं है, ठीक है। तो घड़े की सत्ता का विरोधी क्या होगा? घड़े का असत्व होना। तो वही जो है न शब्द के साथ उच्चारित जो अस्ति पद है ये यहाँ पर घड़े के सत्ता के विरोधी घड़े के असत्व को बता रहा है, ठीक है। उसी प्रकार तद्वत यह, उसी प्रकार यहाँ पर भी लिंग जो है, लिंग लकार है, ठीक है। न करंजम भक्षयेत, वहाँ पर जो भक्षयेत है उसमें लकार है। अब वो जो लिंग समभिव्याहृत नय लिंगर्थ प्रवर्तना विरोधिनी निवर्तना में वो बोधयति, उसमें भी न करंजम भक्षयेत में भी जो न पद है वह भी त प्रत्यय के अर्थ को बता रहा है, न कि धातु के अर्थ को। न त प्रत्यय के अभाव अर्थ को नहीं बता रहा है, वो भी उसके विरोधी अर्थ को बता रहा है। भावयेत जो पद है इसका मतलब है कि मुझे उसमें प्रवृत्त कराना चाहता है, ठीक है। लिंगर्थ, लिंग का अर्थ क्या होता है? प्रवर्तन, प्रवृत्ति कराना, और इसका विरोधी क्या हो जाएगा? निवृत्ति कराना। तो वहाँ पर भी न पद का प्रयोग जो हुआ है नकलंजम बक्षयेत में, वह जो है प्रवर्तन के विरोधी, प्रवृत्ति कराने के विरोधी निवृत्ति को बता रहा है, निवृत्ति करने को कह रहा है, उस चीज से हटने को कह रहा है, न कि उसके अभाव को बता रहा है, ठीक है। विधि वाक्य श्रवणे, अगर हम एक दूसरा विधि वाक्य लेकर चलें और जिसमें हमको ये सुनाई दे रहा है, सुनने के बाद भावना उत्पन्न होती है, अर्थी भावना, ठीक है। तो जब उसमें ये सुनाई दे रहा है कि इस विधि वाक्य को श्रवण करने से अयम माम प्रवर्तयति, ये बोध हमें होता है। जैसे अगर किसी ने कहा अग्निहोत्रम जुयात स्वर्ग काम है, तो उसके सुनने के बाद यह अर्थ निकल कर आया कि ये मुझे अग्निहोत्र यज्ञ के लिए प्रवर्तित करना चाहता है। अयम माम प्रवर्तयति, ये जिसके अंदर सावधि भावना उत्पन्न हो रही है, ये जो भावयिता का मानसिक व्यापार है जो मुझे मेरे अंदर प्रवृत्ति को उत्पन्न करना चाह रहा है, ठीक है ना, भवितुर भुवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष है। तो यहाँ पर जो कह रहे कि अयम माम प्रवर्तयति, ये मुझे प्रवर्तित करना चाहता है इस क्रिया के लिए, ये जो अर्थ निकल कर आता है विधि वाक्य को सुनने के बाद, उसी प्रकार जब हम इस निषेध वाक्य को सुनेंगे, ठीक है,
इसी प्रवर्तित होने की प्रतीति जब होती है, उसी प्रकार जब हम निषेध वाक्य को सुनेंगे तो क्या अर्थ निकल कर आएगा, अयम माम निवर्तयति, ये मुझे इस क्रिया से हटाना चाह रहा है, ऐसी भावना उत्पन्न होगी। बस इतनी सी बात है, जो कि विरोधी भावना है, जबकि अभाव के रूप में नहीं है। प्रवर्तित कराना चाह रहा है, अर्थ निकल कर आता था, नौ शब्द का प्रयोग उसके साथ कर दिया तो निवर्तयति अर्थ प्रकट होने लग जाएगा। बस इतनी सी बात है। आप तो उस चीज़ का अभाव ही कर दे रहे हैं, ठीक है, कि वो क्रिया ही नहीं है इस तरह से। तो अभाव अर्थ में नहीं है, विरोधी अर्थ में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इति निवृत्ति अनुकूल व्यापार रूप निवर्तनाया प्रतीति, यहाँ पर निवृत्ति को उत्पन्न करने के अनुकूल जो व्यापार होगा, उस व्यापार के द्वारा होने वाली निवर्तना को, उस चीज के प्रति न जाने को, ठीक है, उस चीज के प्रति रोकने को या उस क्रिया को करने से दूर रखने की प्रतीति यहाँ पर होती है। इस तरह से ये यहाँ पर निषेध वाक्य स्थल में निवर्तना व्यापार है, निवृत्ति कराना व्यापार है, न कि उसका अभाव को बताना, ठीक है। तो प्रवृत्ति का विरोधी हो जाएगा निवृत्ति। निवृत्ति ही इस नौ का अर्थ में इस विधि वाक्य में लेना चाहिए, न कि अभाव अर्थ में नौ का अर्थ में यहाँ पर लेना चाहिए। इतना जो है मीमांसक के कहने का अभिप्राय है। लेकिन यहाँ पर मीमांसक जो है वो एक बात को और बता रहा है, वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि नय का अर्थ हमेशा ही निवृत्ति होता है, हमेशा ही विरोध होता है। कभी कभी जहाँ पर विरोध अर्थ नहीं होता वहाँ पर हमें अभाव अर्थ भी मानना पड़ता है, ठीक है। दो प्रकार के अर्थ नय के होते हैं, वो इस बात को मीमांसक भी स्वीकार कर रहा है। और वो कहता है कि कभी कभी लिंग प्रत्यय जो है, मतलब लिंग प्रकार के जो प्रत्यय हैं, उनके साथ न का जो अन्वय है वो अन्वय करने में बाधा भी होती है, ठीक है। और वो कौन कौन से स्थल ऐसे हैं, बाधा स्थल ऐसे हैं, जिनमें लिंग प्रत्यय के साथ, मतलब लिंग लकार के प्रत्ययों के साथ नय का अन्वय करने में बाधा उत्पन्न होती है। ऐसे बाधा स्थलों का विवरण अब यहाँ से आगे बताया जाएगा। कह रहा है कि यदा तु प्रत्ययार्थस्य तत्र अन्वये बाधकम, ठीक है। जब प्रत्यय जो होगा, प्रत्यय क्या है, लिंग के जो प्रत्यय हैं, ठीक है, लिंग लकार के जो प्रत्यय हैं उनको लिंग कह दिया गया यहाँ पर। तो जब प्रत्यय यानी कि लिंग लकार के प्रत्यय, उन प्रत्ययों के अर्थ का तत्र अन्वये बाधकम, तत्र माने उस नय के अर्थ के साथ अन्वित होने में बाधा उत्पन्न होगी। मतलब जब प्रत्यय के अर्थ का उस नय के अर्थ के साथ अन्वित होने में बाधा उपस्थित होती है, ठीक है, बाधा होगी, तदा माने उस समय पर धात्वर्थस्यैव तत्र अन्वय है, तो उस समय पर हम क्या करेंगे, धातु के अर्थ के साथ उसका अन्वय कर देंगे, ठीक है। जिस बात को अभी अच्छी तरह से पहले बताया गया कि न कलंजम भक्षयेत में भक्ष धातु के अर्थ के साथ न का अन्वय नहीं है, बल्कि भक्षयेत में जो लिंगत्व है, ठीक है, उस लिंग से उत्पन्न होने वाली जो शाब्दी भावना है, जो कि प्रत्ययार्थ से उत्पन्न हो रखी है, लिंग के प्रत्यय से उत्पन्न हो रखी है शाब्दी भावना, लिंगत्व अंश से, उसमें उसके साथ जो है न का अन्वय होगा, न कि धातु भक्ष धातु के अर्थ के साथ इसका अन्वय होगा। उसी बात को ये बता रहे हैं कि कहीं कहीं पर यदि प्रत्यय के अर्थ के साथ, मतलब कि लिंग के अर्थ के साथ यदि न का अन्वय नहीं होगा, तो वहाँ पर हमें धातु के अर्थ के साथ भी न का अन्वय करना पड़ेगा, होता है। तच्च बाधकम द्विविधम, और ऐसा दो ही जगह पर होता है जहाँ पर कि नय का प्रत्यय के अर्थ के साथ अन्वय नहीं हो पाता। दो बाधक तत्व हमारे पास उपस्थित हैं जिनकी पहचान हमने की है। उनमें से कौन कौन से हैं दोनों? पहला तो है तस्य व्रतम इति उपक्रमो, ठीक है, उपक्रम लिखा है, ये उपक्रम है। तस्य व्रतम, इस स्थल पर उपक्रम में, उपक्रम माने होता है प्रारंभ, ठीक है। तस्य व्रतम माने उसका व्रत, यह प्रारंभ, यह उपक्रम, पहला बाधक है। और दूसरा है विकल्प की प्रसक्ति, ठीक है, मतलब प्रसक्ति माने आपत्ति। तो पहला है तस्य व्रतम, यह उपक्रम, यह प्रारंभ, और दूसरा है विकल्प की आपत्ति, विकल्प की प्रसक्ति। तो इस तरह से दो बाधक तत्व तो हमारे पास है। दोनों को अच्छी तरह से यहाँ पर समझते हैं। आगे बताया गया है सबको विस्तार पूर्वक कि किस तरह से ये दोनों बाधक तत्व, ठीक है, बाधक बनते हैं नय के अर्थ के साथ प्रत्यय के अर्थ का अन्वय करने में।